तो हेलो स्टूडेंट, अगर आपको भी वास्तविक संख्या से डर लगता है तो इस वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इससे जितना भी क्वेश्चन बनता है, यानी जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, आज आपको सारा क्लियर कर देंगे। इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, पूरा यानी कि पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। और अगर जो भी ट्रिक बनने वाला है इससे रिलेटेड उसका ट्रिक भी हम पढ़ाने वाले हैं। और जितना भी एमसीक्यूज बन सकता है वो हम सारा देखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट तो पढ़ाएंगे इसमें। और जो भी शॉर्टकट बन सकता है इस चैप्टर में वो सारा हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप बने रहिए। और बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से कम 5 नंबर पूछता है और 2 नंबर तो हर साल पूछता है, जो कि क्या बोलता है 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 3-4 को पूछ ही देता है। तो आप इस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से कर लेते हैं तो आप लोग का 5 नंबर बिहार बोर्ड में आप लोग को कोई ना रोकेगा, यानी कि आप लोग 5 नंबर इस वीडियो से आप ला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि इसमें से कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, यानी हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा टॉपिक है, यूक्लिड डिवीजन लेमना, यानी इसके बारे में जानेंगे। दूसरा क्या है, यूक्लिड का भागफल एल्गोरिथम के बारे में जानने वाले हैं। सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब इस स्लाइड सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके बाद सारा स्लाइड हिंदी में लिखा हुआ है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने की इसमें विधि सिखाएंगे आपको। अर्थमेटिक के बारे में आप लोग को जानने के बारे में बताएंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है उसके बारे में भी आप लोग को जानना कि इसमें सीखने को मिलेगा। और जो एचसीएफ और एलसीएम यानी एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है उसके बारे में भी जान लेंगे। और एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स यानी कि जो डेसिमल है, दशमलव संख्या को कैसे परिमेय संख्या में बदलें, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट अगर जानते होंगे तो आराम से आप रिविजन कर लीजिए, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9 आराम से पढ़े हुए, आप रिवीजन कर लीजिए। हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। पहले इसमें जानेंगे कि अंक क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे, डिजिट, यानी कि डिजिट क्या होता है। तो हम लोग तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि अंक क्या होता है। तो अंक क्या होता है, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक जो बनता है, यानी कि 0 से लेकर के जो 9 तक, उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको डिजिट कहेंगे। तो बोलेगा कि इसको सीधे बोल सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक। इसमें बोलेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल अंक कितना होता है, तो आप लोग सीधे जवाब दीजिए कितना अंक होता है, 10 होता है। क्योंकि देख लीजिए 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होता है। इसे क्वेश्चन बन सकता है बिहार बोर्ड में कि सबसे छोटा अंक क्या होता है, तो सबसे छोटा अंक क्या होगा, 0 होगा। अब बोलेगा सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक क्या होगा, 9 होगा। यानी सबसे छोटा अंक क्या हो गया, 0 हो गया, और सबसे बड़ा अंक क्या हो गया, 9 हो गया। अगर आप लोग को पता है तो आराम से आप रिविजन कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगला क्या है, संख्या। क्या है, संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नंबर्स कहेंगे। यानी संख्या क्या होता है, यानी जो अंकों से संख्या बनती है, यानी कि अंक से संख्या बनेगा। किससे बनेगा, अंक से। अभी अंक पढ़ाए तुरंत 0 से लेकर 9 तक, उसी से क्या बनेगा, संख्या बनेगा। जैसे 5 क्या है, 5 है 1 अंक की संख्या। कितना है, 1 अंक की संख्या, क्योंकि सिर्फ एक ही अंक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 23 यानी कि 23। 23 क्या है, 2 अंकों की संख्या, यानी कि क्या अंकों से ही बन रहा है संख्या, तो हो गया। अब तीसरा क्या है, 458 यानी कि कितना हुआ, 458। ये कितना अंकों की संख्या है, 3 अंक की संख्या है। यानी कि इसी तरह हम कितना बना सकते हैं, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या। इसी तरह हम हजारों करोड़ों अंकों की संख्या बना सकते हैं। यानी कि इसी तरह डॉट 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 इसी तरह संख्या हम बना सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि संख्या के प्रकार। हम लोग अंक जान गए, संख्या जान गए। आप जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो संख्या बहुत सारा प्रकार के होते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। एकक करके एकक संख्या के बारे में हम जानेंगे पूरा डिटेल से। दूसरा क्या दिया है, पूर्ण संख्या। तीसरा क्या है, ऋणात्मक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेगेटिव नंबर्स। चौथा क्या है, धनात्मक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स। चौथा क्या है, यानी 5वां क्या है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर्स। सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, और विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। यानी आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे तो आराम से आप रिवीजन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर क्या है, भाज्य संख्या, यानी कि क्या बोलते हैं, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 10वां क्या है, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर्स। अगला क्या है, दशमलव संख्या, जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। अगला क्या है, परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अगला क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अगला क्या है, वास्तविक संख्या, जो
जो इस चैप्टर है, यानी यही चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके पूछे, यानी इसका जो भाई बहन जो भी दोस्त है सबके बारे में जान लेंगे। अगला क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे। किसे कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास 11th में एक चैप्टर का नाम है जिसको क्या दिया हुआ है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसमें थोड़ा मोड़ा जान जाएंगे कि क्या होता है नहीं होता है। तो आराम से एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो गया, यानी गिनती। हम लोग 25 से गिनते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी सीधे क्या कहेंगे, जो गिनती है, यानी जो गिनती को क्या कहेंगे, यानी जो गिनते हैं गिनती को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। सीधे सीधी आप इसका परिभाषा आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इन्फिनिटी नहीं हुआ, जाते रहेगा। यानी एक जोड़ देंगे क्या करो, जाते रहेगा। यानी कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से, जीरो से नहीं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होगा, और एक से स्टार्ट होगा और जाते रहेगा, अनंत जाते रहेगा, यानी अनंत के पार भी जाते रहेगा। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है बिहार बोर्ड में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एक दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, एक होगा। लेकिन इसी में पूछ दिया जाएगा कि अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मान के चलते हम बोलते हैं इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी में भी प्लस एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा। प्लस एक और क्या कर देंगे तो क्या है, प्राकृतिक संख्या आते ही रहेगा। इसीलिए क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का जो बड़ी संख्या होता है वो नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। हम बोल नहीं सकते, मान के चलते हैं 100 को बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या, नहीं। इसमें भी अगर प्लस एक कर देंगे क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा प्राकृतिक संख्या। इसीलिए हम नहीं बोल सकते हैं बड़ी संख्या, लेकिन छोटी संख्या बोल सकते हैं, क्या होता है, एक होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या बोलेंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्राकृतिक संख्या के साथ क्या ऐड कर देंगे, सिर्फ जीरो ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, यानी जीरो। यानी अगर जीरो सिर्फ ऐड कर देंगे और प्राकृतिक संख्या आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है बिहार बोर्ड में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। क्या बोल रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, ये जीरो है। इसमें भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इसमें भी क्या बोले आंसर दीजिएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि ऋणात्मक संख्या, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें सिर्फ क्या लगा लेंगे, माइनस लगा देंगे। उसमें सिर्फ माइनस लगा देने से क्या बन जाएगा, ऋणात्मक संख्या बन जाएगा। यानी इसको ये भी बोल सकते हैं, यानी जो जीरो से छोटा है, क्या है, जो जीरो से क्या है, जीरो से क्या है, वो छोटा है। जो भी जीरो से छोटा है, यानी जीरो से जो भी छोटा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऋणात्मक संख्या। हम सबका परिभाषा भी दे दिए हैं ताकि आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये जाते रहेगा, क्या करेगा, ये जाते रहेगा। यानी जीरो से जो भी छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या होगा, नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको जाते रहेगा। मान के चलो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या तो वो -1 हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या बोलोगे, -6 बोल सकते हो, -8, जाते रहेगा, एकदम जाते रहेगा, कभी हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसको सीधे बोलेंगे ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। या एक जिसे हम बताएं कि -1 किससे बड़ा है, जिसको देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि -1 बड़ा है या -100। तो देखिए अगर नेगेटिव किसी भी संख्या में नेगेटिव लग गया, यानी कि जब किसी भी संख्या में नेगेटिव लग जाता है तो जो संख्या बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो संख्या छोटा होता है वो संख्या सबसे बड़ा होता है। तो देखो दोनों में नेगेटिव लग गया, तब देखो सबसे छोटा संख्या कौन सा है, सबसे छोटा संख्या -1 है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कौन छोटा कौन सा हो जाएगा, -100 छोटा हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा था -1 बड़ा है या -100, तो क्या हो जाएगा, -1 बड़ा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर्स। यानी पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, तो इसको हम सीधे बोल सकते हैं कि जीरो से जो बड़ा होता है, यानी जो जीरो से बड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे, हम धनात्मक संख्या बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 लेकर के डॉट जाते रहेगा, ये क्या कहलाएगा, ये धनात्मक संख्या कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सबसे छोटी धनात्मक संख्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसमें भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या होगा, नहीं होता है।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं 100 एक धनात्मक संख्या है, तो 100 को हम बोल सकते हैं बड़ी संख्या? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस 1 करेंगे फिर भी क्या बन जाएगा? धनात्मक संख्या बन जाएगा, तो नहीं होती है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि पूर्णांक संख्या क्या है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स, इसमें क्या क्या ऐड होगा? अभी आपको तुरंत पढ़ा है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, पढ़ा है ना? पढ़ा है। तो इसमें क्या क्या ऐड होगा? पूरा धनात्मक संख्या, जितनी भी धनात्मक संख्या होती है, जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है, और इसमें साथ में ऐड क्या कर देंगे? हम शून्य संख्या ऐड कर देंगे। इसी को सबको मिलाकर क्या बन जाएगा? हम पूर्णांक संख्या बन जाएगा। जैसे जीरो तो ऐड हो ही गया, जीरो ऐसा सारा सब क्या हो गया? धनात्मक संख्या हो गया, ये पूरा धनात्मक संख्या हो गया। और जीरो के जो छोटा, जीरो से छोटा जो है वो क्या कहलाएगा? वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। यानी कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, जीरो को मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? यानी माइनस में जाना पड़ेगा। अब माइनस में जब जाएंगे तो हम जाते रहेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा हमको छोटी संख्या। क्या करेंगे? हम जाते रहेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? नहीं होता है। अब बोलेगा कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम प्लस में जाएंगे, क्योंकि प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है, तो हम प्लस में जाएंगे। 1 2 3 4 5 जाते रहेंगे, 6 100 1000 लाख करोड़ जाते रहेंगे, फिर भी हमको नहीं मिलेगा। तो बड़ी संख्या में भी नहीं होता है। इससे इतने भी कॉन्सेप्ट होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसको बाद में बताएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ये हम बताए, ये बीच में डाल दिए हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। यानी कि जो भी स्टूडेंट, अगर आपको पता है, आप सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। यही जो कॉन्सेप्ट है आपको आगे चल के बहुत मजबूती करेगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? सम संख्या। यानी सम संख्या किसको बोलेंगे? यानी जो दो से पूरी भाग लग जाए, यानी जो भी संख्या 2 से कट रहा है उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 2 से कट रहा है 2, खुद कट रहा है 2, तो ये हो गया सम संख्या। 4 भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 चौक 12, यानी कि आते रहेगा। क्या होगा? जाते रहेगा। ये क्या कहलाएगा? ये सम संख्या कहलाएगा। यानी 2 से जो पूरी विभाज्य हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। सबसे छोटी संख्या क्यों होगा जीरो? क्योंकि 2 से क्या होगा? 2 से कट रहा है, देखो जीरो से गुणा करेंगे क्या होगा? जीरो होगा। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बोलेगा, क्या बोलेगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या बोलेगा। तो ध्यान देना एग्जाम में क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या बोल रहा है? तो अगर प्राकृतिक यानी छोटी प्राकृतिक संख्या होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और सबसे छोटी सम संख्या क्या बोलेगा? तो 0 हो जाएगा। इसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होने के लिए तो होना भी तो जरूरी है, एक लिमिटेशन तो होना चाहिए ना। इसका लिमिटेशन है ही नहीं, आते रहे जितना भी संख्या हो सकता है 2 से विभाजित होगा, वो भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? नहीं होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? विषम संख्या, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑड नंबर, यानी कि जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, यानी जो भी संख्या 2 से नहीं कटेगा वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। जैसे एक कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5 कट रहा है, 7 9 11 13 डॉट ये जाते रहेगा। क्या करेगा? ये जाते रहेगा। नहीं, ये सब संख्या क्या है? 2 से नहीं कट रहा है, वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। लेकिन इसी में पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, यानी सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि बड़ी विषम संख्या खोजने अगर निकलोगे तो कहाँ खोजोगे? खोजते रहोगे तब भी नहीं मिलेगा विषम संख्या। अगला कॉन्सेप्ट है कि अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर बोल रहा है कि जिसका 2 गुणनखंड हो। किसका? सिर्फ 2 गुणनखंड, केवल देखो लिखा हुआ है, केवल जिसका 2 गुणनखंड हो, जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हाँ, और 1 और 100 के अलावा किसी और से भाग नहीं लग सकता है, या तो ये बोल सकते हैं या तो ये बोल सकते हैं। जैसे दू देखो सिर्फ क्या लगता है? 2 से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा। 3 से भाग लगेगा, सिर्फ 1 से लगेगा। और 5 1 से और 5 से। 7 भी 5 से 7 से और 1 से लगेगा। 11। इसी जितना भी संख्या है ये सब क्या है? ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि जो भी अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कट रहा है, यानी 1 से भाग लग रहा है और खुद से भाग लग रहा है।
इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 2 होगा। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, नहीं होता है। क्यों नहीं होगा कि बड़ी अगर खोजने अगर निकलोगे तो कहाँ खोजोगे, मिलेगा ही नहीं। इन्फिनिटी भी नहीं होगा, क्या होगा, खोजते रहोगे तब भी नहीं मिलेगा, नहीं होता है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर क्या हुआ, जिसका 2 गुणनखंड हो, इसका क्या होगा, 2 से अधिक गुणनखंड हो। यानी कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे 4 देखो किससे किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है। देखो 4 किससे किससे कट रहा है, 4 कट रहा है, 1 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, और 4 से कट रहा है। यानी कि तीन आदमी से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है। यानी 2 से कितना है, 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक भाग लग रहा है। अब 6 देखो, 6 ये 6 हो गया, 6 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, और 2 से कट रहा है, और 3 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। यानी कि 4 से, ये 4 से कट रहा है, यानी ये 4 गो से कट रहा है, ये 3 गो से कट रहा है, ये 4 गो से कट रहा है। अब देखो 8 गो, 8 देखो 8 किससे किससे कट रहा है, 8 कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और किससे कैसे कट रहा है, 4 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है। यानी ये सब का जितना भी अभाज्य गुणनखंड, जिसका भी गुणनखंड है, ये कितना है, 2 से अधिक है। 2 से अधिक है, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 4 आदमी से कट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। इसमें अगर क्वेश्चन पूछते बिहार बोर्ड में कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या यहाँ पर होगा, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी तो भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये शुरू में क्या दिया हुआ है, छोटी, सबसे छोटी ये दिया हुआ है। अगर से पूछे सबसे बड़ी विषम संख्या, सॉरी सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा यहाँ पर, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि अगर इसको खोजने निकलेंगे तो मिलेगा नहीं। अगला कॉन्सेप्ट है भिन्न, यानी भिन्न संख्या, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल नंबर। इसका देखो परिभाषा हम सबका परिभाषा दे दिए हैं ताकि आप लोग आराम से पढ़ लो। इसका आप चाहिएगा तो आप पीपीटी भी ले सकते हैं, और इसका चाहिएगा तो डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। इसको बोला भिन्न संख्या क्या होता है, जो पी व क्यू के रूप में प्रकट कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पी व क्यू के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जहाँ क्या लिखा हुआ है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी जो क्यू है, जो हर है, वो हर क्या हुआ, 0 के बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। जैसे 1/2 क्या दिया हुआ है, 1/2 ये क्या है, ये भिन्न है। 3/4 ये क्या है, भिन्न है। और 5/6 ये क्या है, भिन्न है। और 7/9 इसी तरह हम लिख सकते हैं बहुत सारा, जैसे 5/8, 7/9, 15/30, 16/15, ये सब क्या है, ये भिन्न संख्या, क्योंकि किस रूप में लिख रहे हैं, पी वाई क्यू के रूप में। इसको लिख सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, क्यू आर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो अगर मान के चलो 16/0 दे देंगे तो 0 से भाग दे सकते हैं 16, तो ये क्या है, वो परिभाषित है, इसीलिए बोल रहा है कि क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि भिन्न 1/2 में अंश और हर का क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भिन्न, यानी भिन्न दिया हुआ, क्या भिन्न दिया हुआ है, 1/2। इसमें बोल रहा है कि अंश क्या होगा, हर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, अंश क्या होगा, हर क्या होगा। तो अंश क्या होगा, जो ऊपर वाला रहेगा उसको क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और जो नीचे वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। जैसे 5/8, तो इसमें अंश कौन कहलाएगा, अंश बटे हर, तो अंश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप पहचान जाइएगा कौन सा अंश है, कौन सा हर है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिन्न में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है, मतलब यानी कि 2 भिन्न दिल रहेगा, 5/3, 3/4। अब पूछेगा कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। अगर मान के चलो प्राकृतिक संख्या का पूछेगा बड़ा कौन है, 5 बड़ा कि 4, सीधे बताओगे 5 बड़ा है। -4 बड़ा कि -8, सीधे बताओगे -4 बड़ा है। लेकिन भिन्न में पूछता है 1/2 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है, तो सोचने लगो इसका जवाब कैसे दे, कौन बड़ा है, नहीं पता कर पाओगे। तो यही 3 नियम है। पहला क्या हो, जब हर समान हो, यानी कि जो हर है, हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर। और दूसरा नियम क्या दिया हुआ है, जब अंश समान हो, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोमिनेटर। और तीसरा क्या दिया हुआ है, जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो। देखो इसको हम समझाते हैं आशा से। किसी भी भिन्न को पहचानने का, यानी कि भिन्न में कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है। यानी पहला नियम क्या बता रहा है कि जब हर समान हो, जैसे 5/8,
क्या दिया हुआ है 5/8 और पूछ देगा क्या 4/, अंश जब हर समान हो, यानी हर समान हो। अब देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर, यानी जो हर है वो क्या है, समान है, यानी 8 इधर भी दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो सोचने वाली बात नहीं, जब हर समान रहेगा तो देखना कि अंश कौन सा बड़ा है। तो देखो अंश 5 दे रहे हैं, अंश 4 दे रहे हैं, यानी दोनों में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 5, तो सीधे बड़ा कर देंगे। दूसरा एग्जांपल मान के चलो दे रहेगा 16/25, 16/28, या यहाँ दे रहेगा 12/28। ये बोलेगा ये दोनों में बड़ा कौन है, तो सीधे सीधे देखना है कि हर दोनों बराबर है, बराबर है, 28 दिया हुआ है, लेकिन जो अंश है ये दिया हुआ 16, ये दिया हुआ 12, तो ये दोनों बड़ा कौन होगा, 16 होगा। 16 बड़ा है तो क्या आ जाएगा, ये 16/18 बनेगा। दूसरा दिया हुआ है जब अंश समान हो, यानी कि अंश, यानी अंश समान हो, 5/8 और 5/12, यानी क्या दिया हुआ, अंश अंश समान दिया हुआ है, 5 भी अंश है ऊपर में, इसमें भी 5 अंश है, समान है। अब बोला ये दोनों में बराबर बड़ा कौन होगा, तो इसमें देखना ही है कि जो सबसे छोटा होगा, 8 और 12 में सबसे छोटा कौन सा है, 8 छोटा है, तो ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। यानी कि जब अंश समान होगा तो हर में देखना है जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर हर समान है तो देखना है अंश में सबसे बड़ा कौन है, वो जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 4/3, और दूसरा क्या दिया हुआ है 4/15। अब बताओ अंश अंश तो सेम है, 4 4 दिया हुआ है, लेकिन हर दिया हुआ 3, इसमें दिया हुआ है 15, तो सबसे छोटा कौन सा हर है, ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये बड़ा होगा। ये दोनों तो आसान है, लेकिन तीसरा नियम है क्या है कि जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो, क्या दिया हुआ है, जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो तब कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है। जैसे 1/2 और 5/8, ये दोनों का अंश बटे हर बड़ा अलग है, इसका भी अंश अलग है, तो करना कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कितना हुआ, 8 एकम 8 और 5 दूनी 10, यानी इधर से जो गुना करेंगे इधर लिखाएगा और इधर से गुना करेंगे इधर लिखेगा। अब बताओ 8 और 10 में कौन बड़ा है, इधर बड़ा है, 8 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो सीधे क्या कहेंगे, ये बड़ा है। कौन हो जाएगा बड़ा, सीधे बोल देंगे कौन बड़ा है, देखो 10 बड़ा है, यदि उधर मुंह जा रहा है तो इधर कर देंगे मुंह। या दूसरा नियम ये है कि 2 और 8 का एलसीएम ले लो। क्या करो, 2 और 8 का एलसीएम ले लो। 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 1, यहाँ जाएगा 4, यानी कि 8 आएगा। तो 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/2 दिया हुआ है, गुना कितना कर देंगे 8, और 5/8 दिया हुआ है, गुना कर देंगे 8, कितना हुआ 4 होगा, यहाँ कट जाएगा 4, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 4 बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 बचा। अब बताओ 4 और 5 में कौन बड़ा है, बड़ा ही है, यानी कौन हो गया, जो उधर दिया हुआ था 5/8 जो दिया हुआ था वही बड़ा है। यानी अंश और हर जब अलग अलग हो तो क्या करना है, पहला नियम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उससे बन जाएगा क्वेश्चन। या अगर चाहोगे तो एलसीएम भी से बना सकते हो। एलसीएम ये तो हो गया, ये अगर इस तरह दे देगा, मान के चल दो 1/2 नहीं 4/2 और 5/8, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 8 चौके 32 और 5 दूनी 10। अब ये दोनों कौन बड़ा है, 32 बड़ा है, तो कौन बड़ा आ जाएगा, 4/2 बड़ा हो जाएगा। इस तरह बना सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि दशमलव संख्या क्या होता है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स। यानी जिस संख्या में दशमलव बिंदु का प्रयोग होता है, यानी कि कोई भी संख्या हो गया, अगर उसमें अगर एक भी दशमलव का प्रयोग हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, हम दशमलव संख्या कहेंगे। जैसे 0.5 यानी कि 0.5 आ गया दशमलव, 0.8 2.75 3.23 9.34, यानी कि इस तरह जाते रहेगा। यानी दशमलव का प्रयोग उसे क्या कहेंगे, दशमलव संख्या। इसमें क्वेश्चन बोला है कि 0.5 बड़ा है या 0.8। इसको चेक करने का यही नियम है कि दशमलव के बाद देखना, क्या देखना है, दशमलव के बाद देखना, जो संख्या बड़ा होगा वही संख्या बड़ा हो जाएगा। जैसे 0.5 दशमलव के बाद ये 5 है, दशमलव के बाद 8 है, तो 5 और 8 में कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 8 बड़ा हो जाएगा, 0.8 बड़ा हो जाएगा। अगर अगला रहे 0.56 और दूसरा रहेगा 0.81, तो 5 रुको 0.57।
अब जब दशमलव के बाद दोनों संख्या सेम हो जाए, देखो यहाँ भी संख्या सेम है, यहाँ भी सेम है, तो दूसरा नंबर चेक करना है। तो दूसरा नंबर को क्या चेक करना है? 6, इसमें क्या दिया हुआ 7, 6 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। अगर फिर दूसरा में भी अगर सेम निकल जाए 5, 6, 7 और 0.5671, अब बताओ दो को सेम है, दो को सेम है, लेकिन 6, 7, 8 ये 3 को सेम है और 3 को सेम है, लेकिन इसमें 8 बड़ा है, एक छोटा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि जो दशमलव संख्या है वो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2.75 को भिन्न में बदलो, यानी कि अगर दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने बोले तो कैसे बदल सकते हैं? तो इसको कुछ नहीं करना है, 2.75 दिया, क्या दिया हुआ है? 2.75। तो देखना है कि कितना अंक दिया हुआ है, 1, 2, कितने अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है? 2 अंक के बाद दिया हुआ है, यानी कि 2 अंक के बाद दिया हुआ है, 1, 2, तो जितने अंक के बाद दिया हुआ उतना अंक नीचे उतार देना है। कितना अंक दिया हुआ था? 2 अंक। ये क्या कहला जाएगा? भिन्न। इसको अगर काट देंगे यानी कि सिंपल फॉर्म में ले आएंगे तो ये क्या कहला जाएगा? भिन्न कहला जाएगा। मान के चलते हैं दिया हुआ है 0.7561, 0.561, इसको बोलेगा, चल नहीं यार, इसको बोलेगा क्या? भिन्न में बदल के दिखाओ। तो क्या करेंगे? कितना अंक दिया हुआ है? 1, 2, 3, तो 3 अंक दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 3 अंक दिया हुआ तो कितना होगा? 3 को 0 हो जाएगा। इसी को अगर हम काट दें क्या हो जाएगा? 561/1000। इसी को अगर हम क्या करेंगे 2 से, यानी जो भी संख्या से कटेगा इसको काट करके छोटा फॉर्म में, यानी कि 2/3, 5/8, यानी कि जब तक कटे नहीं काटते रहना है, उस रूप में आ जाएगा। तो क्या कहलाएगा? ये भिन्न में आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि परिमेय संख्या। क्या दिया हुआ है? हाँ, इस चैप्टर, अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है जो वास्तविक संख्या है, यानी अभी जितना 11 को संख्या पढ़ा है वो सारा बेसिक था, यानी कि 9 में 8 में कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे। यहां से आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला क्या दिया है? परिमेय संख्या, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर का परिभाषा क्या दिया है? जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में हो? P/Q के रूप में हो, यानी कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं। अब Q क्या होगा? Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? 1/2, 3/4, -4/5, 7/9, 0, 1, -5, -7। 0 कैसे हो जाएगा परिमेय संख्या? बोले सर जी ये तो P/Q के रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो 0 को नहीं लिख सकते? 0/5, 0/7, इससे भाग देंगे क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और 1 भी क्या है? परिमेय संख्या। 1/1 लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं। क्या इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते? सबको लिख सकते हैं, यानी जिसको भी P/Q के रूप में लिख लेंगे वो क्या कहलाएगा? वो परिमेय संख्या कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी परिमेय संख्या को खोजने के लिए हमको नेगेटिव में जाना पड़ेगा। तो नेगेटिव में जाने के लिए आप लोगों को पता ही है, नेगेटिव में जाते रहेंगे फिर भी आप लोग को नहीं मिलेगा, यानी हम लोग को नहीं मिलेगा, तो नहीं होता। क्या होगा? नहीं होगा। और इसमें अगर बड़ी संख्या में जाएंगे, यानी कि धनात्मक में जाएंगे, यानी पॉजिटिव नंबर में जाएंगे, और पॉजिटिव नंबर में खोजने जाएंगे तो इसमें भी क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो यानी कि ना तो इसका छोटी संख्या होता है ना तो बड़ी संख्या होता है। किसका? परिमेय संख्या का। अगला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी एक तथ्य दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? ये फैक्ट दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है, ये फैक्ट दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिवार संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। यानी कि मान के चलो 1 और 6, 1 परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है। ये दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या आता है? 2, 3, 4, 5, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। यानी इसके बीच क्या है? अनंत, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उतना परिमेय संख्या हो सकता है। इसी के अंदर आप लोग को पढ़ने को मिलेगा परिमेय संख्या के दशमलव रूप 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आप लोग का जो है ना किताब का कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है। क्या है? परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप 2 प्रकार के होता है। यानी अगर परिमेय संख्याओं का जो 5/8, 4/6, 9/8 इसका दशमलव रूप निकालेंगे तो इसमें 2 प्रकार का होता है। पहला क्या देगा? समाप्त दशमलव, यानी समाप्त दशमलव, यानी कि अगर भाग देंगे तो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। क्या होगा? एक जगह पर जाकर के रुक जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला क्या दिया हुआ है? समाप्त दशमलव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी इसको कैसे बोलेंगे? यदि P/Q के रूप में दिया हुआ, क्या रूप में दिया हुआ?
पी बाय क्यू रूप में, परिभाषा तो दिया हुआ है, पी बाय क्यू के रूप में तो दिया ही रहेगा, लेकिन जो क्यू है क्या है, पी बाय क्यू के रूप में दिया हुआ है, लेकिन जो क्यू है, क्यू किस रूप में होना चाहिए, 2 के पावर n में होना चाहिए और 5 के पावर m में होना, या तो ये दोनों के पावर में हो जाए या तो कोई एक हो जाए, दोनों में, या तो चाहेगा नीचे में दोनों आ जाए या तो कोई एक आ जाए, 2 के पावर n आ जाए या तो 5 के पावर n आए। इसे एग्जाम्पल में जैसे 1/8 क्या है, पूर्ण परिमेय संख्या दिया हुआ है, और जो 1 है ऊपर हमको नहीं देखना है, जो यानी जो अंश दिया रहेगा उसको हमको देखना ही नहीं, यानी जो हर दिया हुआ है उसको किस फॉर्म में लाना है, 2 के पावर n और 5 के पावर m में लाना है। तो बताओ 8 को हम लिख सकते हैं, 8 का बताओ, 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को बताओ, 8 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 के पावर लिख क्या रख सकते हैं, 3 से। इसको भी आप लोग को हम समझाएंगे, अभी अगला कॉन्सेप्ट यही आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर यानी किसी की संख्या के पावर में अगर 0 आ गया तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 5 के पावर 0 लिख दिए और 2 के पावर 3 लिख दिए, यानी कोई भी आ जाए, 2 के पावर में n आ जाए, एक ही वो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, या 5 की पावर में m आ जाए कोई, अगर दोनों साथ में आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें एक आया तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ये क्या है, ये समाप्त दशमलव है। दूसरा क्या हुआ 3/250, यानी 250 का हम क्या करेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपको अभाज्य गुणनखंड जस्ट 3-4 कॉन्सेप्ट के बाद आपको मिल जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या आता है, 2 के पावर 1 आता है और 5 के पावर 3 आता है, क्या आता है, 2 के पावर 1 आता है, 5 के पावर 3 आता है, तो यानी कि इस फॉर्म में आ रहा है, 2 के पावर में n में आ रहा है, 5 के पावर m में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये समाप्त दशमलव है। उसी तरह 1/2 इधर सीधे पता चलता है कि 2 से भाग देंगे 1 में तो क्या होगा 0.5, 3/8 क्या है 0.375, यानी कि इसमें आपको दिखा दिए ये इस रूप में है। अगर आप भाग देख के भी देखेंगे, यानी अगर भाग देंगे नीचे वाला से 2 से भाग देंगे 1 में तो 0.5 आएगा, 3/8 इसको भाग देंगे कितना आएगा 0.375 आएगा, यानी कि जब कट जाएगा पूरी समाप्त हो जाएगा, वैसे क्या कहेंगे, समाप्त दशमलव कहेगा। आपको सीधे क्वेश्चन में दे देगा, यदि आप जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें सीधे क्वेश्चन दे देगा कि 5/8 5/8 क्या है, ये समाप्त दशमलव है या असमाप्त दशमलव है। अगला कॉन्सेप्ट है कि असमाप्त आवर्ती, असमाप्त आवर्ती इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वही फॉर्म रहेगा पी बाय क्यू के रूप में रहेगा, पी बाय क्यू के रूप में, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, क्यू बराबर नोट इक्वल टू, यानी इस फॉर्म में नहीं दे देगा, क्यू बराबर क्या दिया हुआ है नोट, 2 पावर n और 5 का पावर m के रूप में नहीं दिया रहेगा। जैसे उदाहरण में क्या दिया हुआ है 1/6, यानी जब 6 का क्या करेंगे, 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 3 से भागेंगे 1, यानी कितना आ रहा है 2 गुना 3 आ रहा है, यानी 2 के पावर 1 3 के पावर आ रहा है। देखो बताओ ये एक तो आ गया 2 के पावर 1 तो आ गया, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 3 के पावर 1 आ रहा है, यानी कि 3 के पावर है, यहाँ दिया हुआ है 5 के पावर 1 में आएगा, 5 के पावर m में आएगा, तभी कहलाएगा वो समाप्त दशमलव। ये तो आ रहा है किस रूप में, 3 के पावर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये असमाप्त, यानी अगर 6 से भाग देंगे 1 में, क्या देंगे 6 से भाग देंगे 1 में तो ये क्या होगा, कभी भी समाप्त ना होगा। जैसे हम आपको भाग दिखाते हैं, 6 से भाग देंगे 1 में तो क्या होगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 आएगा, 1 से भाग देंगे कितना होगा 6 होगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 0 उतरेगा कितना होगा 6 6 36 होगा, 4 आएगा 0 आएगा, यानी कि आते रहेगा, क्या होगा आते रहेगा 636, फिर आएगा 4, यानी क्या होगा 6 6 6 6 आते रहेगा, यानी ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं असमाप्त, यानी समाप्त नहीं होने वाला आवृत्ति, क्या है असमाप्त नहीं होने वाला, समाप्त तो नहीं होगा, और आवृत्ति मतलब क्या होगा दोहराएगा भी, और एक होता नहीं दोहराएगा उसे अनावर्ती कहते हैं, असमाप्त अनावर्ती। 7/150 यानी 150 का, यानी अंश बटे हर क्या है 150 है, 150 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे किस रूप में आएगा, 2 के पावर 1 3 के पावर 1 5 के पावर, यानी कि 2 को दिया हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा भी दे दिया 3 के पावर 1, सिर्फ होना चाहिए 2 के पावर n में और 5 के पावर n में, अगर एक भी एक्स्ट्रा आ गया 3 के पावर में आ गया, 4 के पावर में आ गया, 6 के पावर में आ गया, तो वो क्या कराएगा वो समाप्त दशमलव कराएगा। जैसे 1/3 ये 3 से भाग देते रहो, ये क्या आएगा 0.3333333 आते ही रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे वो समाप्त दशमलव। जैसे अगला क्या है 2/7, यानी 7 से भागा देंगे 2 में, 7 से भागा देंगे 2 में, तो ये क्या आएगा आते रहेगा। यही संख्या क्या है देखो 2 8 5 7 1 4 3, देखो ये तो रिपीटिंग कर रहा है 3 3 3, तो इसे कहेंगे आवर्ती। ये देखो ये रिपीट नहीं कर रहा है,
इसको भाग देते रहेंगे तो आते रहेगा, हर संख्या चेंज होते रहेगा। इसको क्या कहेंगे? ओ समाप्त, ओ समाप्त अनावर्ती। क्या है? ओ समाप्त अनावर्ती। अनावर्ती मतलब ये होता है कि वो संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, दूसरा 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 संख्या होता है। और आवृत्ति का मतलब होता है कि रिपीट कर रहा है संख्या। जैसे यहाँ 3 3, इसको भाग देंगे 3 3 3 3 3 आते ही रहेगा, इससे बोलेंगे आवृत्ति। और ये देखो संख्या चेंज होता रहा, 2 8 5 7 1 4 3 2 7, यानी आते रहेगा, संख्या चेंज होते रहेगा। और क्या होगा? असमाप्त होगा, यानी कि चलते रहेगा और चलते रहेगा और आवृत्ति रहेगा, तो वो समाप्त आवृत्ति कहेंगे। और चलते रहेगा यानी कि खत्म नहीं होगा और संख्या चेंज होते रहेगा, उसे क्या कहेंगे? अनावृत्ति कहेंगे। अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगला कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। क्या दिया हुआ है? परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी जो भी परिमेय संख्या है उसको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करेंगे। क्या दिया हुआ है? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा को हम जानने के पहले क्या होता है? परिमेय संख्या तो हम लोग जान लिए क्या होता है, अब जानेंगे संख्या रेखा क्या होता है। पहले देखो संख्या रेखा क्या होता है, पहले जान लो संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा क्या होता है? एक सीधी रेखा जिस पर संख्या को दर्शाया जाता है, यानी सीधी रेखा क्या होता है? क्या होता है? सीधी रेखा। ये क्या है? सीधी रेखा है, वो पूरा सीधा है, ये सीधी रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम? सीधी रेखा, जिस पर हम संख्या को दर्शाएंगे, इसी पर हम क्या करेंगे? संख्या को दर्शाएंगे। अब क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा क्या होता है? इसको जीरो जीरो क्या करेंगे? बीच में होता है, यानी जो सीधी रेखा होता है, जो सीधी रेखा के बीच में क्या डालेंगे हम? जीरो डालेंगे। क्या डालेंगे? जीरो। फिर क्या बोल रहा है? दाईं ओर, यानी कि राइट और धनात्मक संख्या को लिखेंगे। क्या करेंगे? दाईं ओर, यानी राइट और दाईं ओर धनात्मक संख्या, यानी दाईं ओर क्या करेंगे? इधर दाईं इधर हो गया, तो दाईं ओर क्या लिखेंगे हम? धनात्मक संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इधर धनात्मक संख्या। फिर बोल रहा है बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट की ओर, यानी लेफ्ट इधर आता है, यानी लेफ्ट इधर आएगा तो क्या होगा? लेफ्ट इधर आएगा, तो लेफ्ट की ओर क्या लिखेंगे? ऋणात्मक संख्या लिखेंगे। इधर ऋणात्मक संख्या जब लिखेंगे यानी इसको नेगेटिव। अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ? स्टेप नंबर 1, संख्या रेखा बनाओ और जीरो के बीच में लेकर संख्या रेखा खींचो। पहला तो ये हो गया। फिर संख्या पहचानो पी क्यू के रूप में है, यानी कि जो भी संख्या दे लेगा 4/5, 6/8, 9/7, उस संख्या को पहचानो कि उस संख्या को पहचानो कि किन पूर्णांकों के बीच में। आप लोगों को पूर्णांक बता दिए, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जीरो को मिला के धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या बनता है। तो आपको पहचानना है कि वो किन पूर्णांकों के बीच में दिया हुआ है। जो भी परिमेय संख्या दे रहेगा उसको पहले पहचानना है कि कौन सा पूर्णांकों के बीच में वो दिया हुआ है। तो पहले पूर्णांक के बीच में देखना है। फिर दूसरा दिया हुआ विभाजन करो, विभाजन करो। क्या करो? विभाजन करो। हर यानी डिनोमिनेटर के बराबर बराबर भाग करो। क्या करो? डिनोमिनेटर के अभी आपको दे दिए प्रक्रिया, आप पढ़ सकते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं। अगला क्या हुआ है? आगे बढ़ो, अंश के बराबर कदम चलो और दाएं ओर धनात्मक और बाएं ओर ऋणात्मक लिखो। बिंदु चिन्हित करो, जहां पहुंचे वही स्थान को। अब देखो ये तो था कॉन्सेप्ट, आपको देखिए समझाते हैं ये वाला। ये क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर 3/4 को आपको दर्शाना है परिमेय संख्या, मतलब संख्या रेखा पर। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले वो पारेंगे, चिन्ह पारेंगे, पार लिए, बीच में लेंगे जीरो। आप सोचेंगे कि 3/4 किन पूर्णांकों के बीच में है? तो देखो 4 से भाग दे रहे हैं 3 में, यानी कि लग रहा है कि 0 और 1 के बीच में है। कहीं 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 0 पॉइंट कुछ 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 आएगा, आएगा कि ना आएगा? 0.7474 इस तरह का आएगा। तो ये तो आ रहा, पता चल गया कि 0 1 के बीच में है, यानी 0 और 1 क्या है? पूर्णांक संख्या है, तो 0 1 के बीच में आएगा, पता चल गया। अब देखना क्या बोला? 3/4 को दर्शाना है, तो अब क्या करना है? जो हर है 3/4 दिया हुआ है, इसमें देखिए हर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अंश, ये दिया हुआ है हर, यानी हर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो अब करना क्या है? 0 के बाद 4 अंक खींचेंगे। कितना अंक खींचेंगे? 4 चिन्ह, 1 चिन्ह, 2 चिन्ह, 3 चिन्ह और 4 चिन्ह। जो चौथा चिन्ह होगा वो बड़ा होगा, उसी को क्या बोलेंगे? 1। क्या बोलेंगे? 1। 4 चिन्ह खींच दिए। अब बोल रहा है कि जो अंश है, अंश कितना दिया हुआ है? 3। कितना दिया हुआ है? 3, यानी कि 0 के बाद कितना? 0 के बाद तीसरा चिन्ह पर हमको क्या करना? डाल देना है। पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह, तीसरा चिन्ह, यानी ये तीसरा चिन्ह जो दिया हुआ है, यही क्या दिया हुआ है? यही दिया हुआ है परिमेय संख्या। ये जो 3/4 हो कहाँ आएगा? संख्या रेखा पर, ये इस नंबर पर आएगा, इस नंबर पर आएगा। कितना नंबर पर? तीसरा नंबर चिन्ह पर। अगर दिल रहता -3/4 तो क्या करते हैं? -3/4 किसके? 0 और 1 के बीच में आ रहा है, मान लो -3/4 को दर्शाते हैं। -3/4 तो क्या करते? 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो 4 अंक खींचते, 1 2 3 4। यहाँ इसको 4, चौथा को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं और 3 अंक पीछे लाते हैं। कितना अंक लाते हैं? 3 अंक पीछे लाते हैं, 1 2 3। तो ये क्या कहलाएगा? -3/4।
करना कुछ नहीं है, जो हर दिल रहेगा वो पहले क्या करना है, उतना उतना चिन्ह खींच लेना, और जो अंश दिल रहेगा वो जितना अंश दिल रहेगा, जितना 5 दिल रहेगा तो 5वां नंबर पर क्या करना, चिन्हित कर देना है। यही क्या कहलाएगा, ये संख्या रेखा पर निरूपण। जैसे मान के बोलेगा 5/8, 5/8 को दर्शाओ, तो 5/8 किन पूर्णांकों के बीच में आ रहा है, किसके बीच में, 0 1 के बीच में आ रहा है। तो करना क्या, हर दिया हुआ है 8, 8 दिया हुआ है, यानी कि 8 चिन्ह खींचना है 0 के बाद। तो कितना, ये तो अभी 4 चिन्ह था, कितना आएगा, 5 6 7 8, 8 चिन्ह हो गया। यहाँ 1 डाल देंगे, अब कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। दूसरा दूसरा ले, दूसरा इसमें समझ में आएगा क्या हमको दर्शाना है, 5/8 को क्या करना है, दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो संख्या रेखा बनाएंगे और बीच में क्या करेंगे, 0 डालेंगे, और 0 के बाद देखना है कि दोनों किसके किसके बीच में आ रहा है, यानी 1 और 2 के, यानी 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 8 से भागा देंगे, 5 में कितना आएगा, 0 के बीच में आएगा, इसे भाग दो, कितना आएगा, 0 यहाँ होगा, कितना होगा, 0.5 8 5 6 48, यानी 0 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, यानी पता चल गया कि 1 और 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तब क्या करेंगे, 8 दिया हुआ है, अंश कितना दिया हुआ है, यानी हर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी 8 चिन्ह खींचेंगे 0 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 8वां चिन्ह होगा वो बड़ा होगा, किसके लिए होगा, वो 1 के लिए होगा। अब देखना है कि अंश कितना दिया हुआ, अंश कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, क्या होगा ये 5। इसे कलर हम चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5, जो 5वां चिन्ह होगा वही क्या कहलाएगा, 5/8 कहलाएगा। अगर बोलेगा 4/8, तो 4/8 क्या होगा, इसके पीछे वाला होगा, क्या होगा, इसके पीछे वाला होगा, क्योंकि क्या होगा, 1 2 3 4, जितना अंश दिल रहेगा उतना नंबर चिन्ह हो जाएगा। बोलेगा 3/8, 3/8 पीछे वाला हो जाएगा। बोलेगा 2/8, 2/8 यहाँ हो जाएगा। बोलेगा 1/8, 1/8 हो जाएगा यहाँ पर। बोलेगा यहाँ पर 5/8, तो यहाँ हो गया, तो 6/8 कहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और 7/8 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और 8/8 कहाँ होगा, यहाँ होगा। और यही 8/8 को काटेंगे, कितना होगा, 1 होगा। तो वही क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो आप लोग जरूर सीख गए होंगे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर मिल रहेगा तो यहाँ पर दर्शाएंगे। मान के चलो हमको दर्शाना कितना, -1/8, तो कितना होगा, पहले गिन लेते हैं। इसी को क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, यानी -1 हो गया। हमको दर्शाना कितना, हमको दर्शाना है -2/8, -2/8। तो देखना है 0 के पीछे जाना है, यानी कि दाईं ओर जाना, मतलब लेफ्ट की ओर जाना है। यानी दूसरा नंबर चिन्ह है वो कितना होगा, -2/8 होगा। यानी पहला चिन्ह ये हो गया, पहला चिन्ह ये हो गया, पहला चिन्ह कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा चिन्ह ये हो गया, तो ये क्या रहेगा, 2/8। हमको दर्शाना है इस पर कितना, -5/8। तो -5/8 दर्शाना कितना होगा, यानी 5 चिन्ह बाद भेजेंगे, पहला चिन्ह, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये 5वां चिन्ह क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। क्या कहलाएगा ये, 5/8 का क्या होगा, ये -5/8 होगा। ये बोलेगा -4/8, तो इसके जस्ट पीछे वाला होगा -4/8। 3/8 बोलेगा -3/8, तो -3/8 यहाँ हो जाएगा। बोलेगा 6/8, यानी -6/8 बोलेगा तो यहाँ आ जाएगा। अब -7/8 यहाँ हो जाएगा। बोलेगा -8/8, -1 वाला हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे कितना हो जाएगा, -1 ही आएगा, यानी ये क्या एक पूर्णांक है। तो आप जरूर सीख गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। ये इसी सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दें, इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिया हुआ है परिमेय संख्या का बनता रूप, यानी जो क्लोज प्रॉपर्टी है, यानी जो परिमेय संख्या का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानेंगे। यानी कि अगर परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, यानी अगर दो परिमेय को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि दो परिमेय को आपस में जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, हमेशा परिमेय कहलाएगा। यानी 5 क्या है परिमेय संख्या, 8 क्या है परिमेय संख्या, तो कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अगर भिन्न वाला भी जोड़ेंगे 1/2 5/8, तो हमेशा क्या ही आएगा, वो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। याद रखना है, जब दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। और दो परिमेय संख्या को हमेशा घटाया जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। मान के चलते हैं 5 - 8 क्या आएगा, -3। तो -3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में ले सकते हैं, -3/1। इसको भी लिख सकते हैं 3/1, इसको भी लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो। अब यानी कि अगर दो
परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, वो हमेशा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या का। और गुना भी करेंगे, यानी दो परिमेय संख्या को आपस में गुना करेंगे तो हमेशा क्या कहलाएगा? वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर दो परिमेय संख्या को भागा देंगे, क्या करेंगे? भागा देंगे, तो भी क्या कहलाएगा? वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ये 4 प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। अगला है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर इसे कहेंगे जिसको पी व क्यू के रूप में प्रकट नहीं कर सकते। परिमेय संख्या को तो प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। और जो पी और क्यू होगा, जो पी और क्यू क्या होगा? वो पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक। और आप लोगों को पूर्णांक तो बता ही दिए हैं। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, ये तीनों मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। और जो क्यू है क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू नीचे जीरो आ जाएगा तो वो तो परिभाषित हो जाएगा, वो तो कहलाएगा ही नहीं, इसे वो परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यानी रूट के अंदर क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? रूट के अंदर कितना आ गया? 2 आ गया। यानी रूट के अंदर 2 आ गया। अब बताओ रूट 2 का क्या होता है? ये पी व क्यू के रूप में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। रूट टू क्या लिख सकते? कुछ लिख सकते हैं नीचे? नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? रूट 2 क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या है? ये अपरिमेय संख्या। और जो पा है ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रूट 16 ये क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है अपरिमेय संख्या। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट 16 का क्या होता है? मान होता है, रूट 16 का मान क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। उसी तरह रूट 25 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखना है, यानी जिसका रूट नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। और जिसका रूट होगा, यानी जिसका मान निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो जिसका वैल्यू निकल जाएगा वो कहलाएगा परिमेय संख्या। जिसका मान नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा? वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसका गुण दिया हुआ है, दशमलव रूप में अनंत होते हैं। यानी दशमलव रूप, अगर रूट 2 का मान निकालेंगे, तो क्या होगा? रूट 2 का मान 1.424, यानी इसका मान क्या होगा? दशमलव रूप। यानी दशमलव के बाद क्या होगा? मान अनंत होगा, जाते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। जो जस्ट अभी इससे पहले आपको समझाए थे समाप्त दशमलव और असमाप्त दशमलव के बारे में, और असमाप्त अनावर्ती के बारे में। अगला क्या हुआ? दशमलव रूप में आवर्ती नहीं होते हैं। क्या होता है? आवर्ती नहीं होता है। यानी आवर्ती का मतलब क्या है? रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग है। यानी आवर्ती मतलब क्या होता है? 3 3 6। अगर 3 3 है तो 3 3 आते रहेगा, 3 5 है तो 3 5 3 5 आते रहेगा। और आवर्ती नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है? 1 2 4 6 7 1, यानी कुछ नंबर आते रहेगा। हमेशा नंबर क्या होगा? चेंज होते रहेगा। इसी बोल देंगे आवर्ती नहीं होते हैं। और दशमलव रूप में अनंत होता है, यानी कि अनंत होता है मतलब दशमलव के बाद क्या होगा? आते रहेगा नंबर्स। जैसे रूट टू का मान क्या देगा? 1.41421356, यानी कि जो रूट 2 का मान है वो क्या है? अनंत तक चलते रहता है। क्या चलता है? अनंत तक चलता है। और ये भी क्या है? अनंत तक चलता है। और आवृत्ति भी नहीं होता। आवृत्ति मतलब क्या होगा? रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखिए 4 के बाद 1 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है, 1 3 5 6 7 1 2 3, इसी तरह आता रहेगा। रिपीट नहीं करने वाला है। अगर रिपीट करता तो, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। अगला अपरिमेय संख्या का गुण जानेंगे, यानी ऑपरेशन विथ इरेशनल नंबर्स। यानी कि अगर परिमेय को और अपरिमेय को, परिमेय और अपरिमेय आप समझ लिए। आप जानते हैं कि जब परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? यानी अगर परिमेय संख्या कितना हो गया? 5। अब 5 के अगर साथ अगर हम जोड़ दिए हैं रूट 2, तो क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय कहलाएगा। और घटा भी दिए 5 - 2, 5 - रूट 2 कर दिए तो ये भी क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय कहलाएगा। परिमेय के साथ अपरिमेय गुना कर दिए, मान के चलते हैं 5 गुना कर दिए रूट 2, तो क्या हो गया? 5 रूट 2 आ गया। और जो 5 रूट 2 है ये भी क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय प्लस अपरिमेय, यानी जब दो गो अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या? कभी परिमेय आएगा, कभी अपरिमेय आएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम जोड़ रहे हैं 5 रूट 5, अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं और अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, तो कभी अपरिमेय आएगा, कभी अपरिमेय आएगा। रूट 5 प्लस माइनस रूट 5, सॉरी, रूट 5 प्लस माइनस रूट 5, बताओ ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? रूट 5 और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस रूट 5, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इसी को जोड़ेंगे रूट 5 प्लस रूट 5, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 हो जाएगा। तो ये 2 रूट 5 क्या है? ये अपरिमेय हो गया। और ये 0 क्या हो गया? ये परिमेय हो गया। इसीलिए ये लिख रहा है क्या है कि जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाता है, या तो कभी परिमेय संख्या आ सकता है या कभी अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, यानी दोनों आ सकता है।
कभी कल परिमेय भी आएगा, कभी कल अपरिमेय भी आएगा। ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। क्या हो रहा है, अपरिमेय गुना अपरिमेय, यानी जब दो अपरिमेय को जो गुना करेंगे तो क्या आएगा, कभी अपरिमेय आएगा, कभी अपरिमेय आएगा। एग्जाम्पल में √2 क्या है, अपरिमेय है। अब गुना कर रहे हैं कितना, √5, क्या होगा, दूधनी क्या होगा, रूट का नियम है, क्या दोनों गुना हो जाएगा, कितना आएगा, √10। तो ये क्या आ गया, ये हो गया अपरिमेय। यानी जो जब दो परिमेय को संगे गुना कर रहे हैं तो √10 क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय है तो ये तो आ गया अपरिमेय। और कभी परिमेय कब बनेगा, एग्जाम्पल में √5 गुना √5 तो कितना होगा, 5 गुना 5 तो हो जाएगा 25। अब 25 का रूट कितना होता है 5, और ये 5 क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या गुना करेंगे, या तो परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा, या जोड़ेंगे तो क्या होगा, कभी परिमेय आएगा तो कभी अपरिमेय आएगा। ये तीनों में परिमेय आएगा, लेकिन इसमें आएगा परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय आ सकता है। ये गुण है। अगला है वास्तविक संख्या, यानी कि जो इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे, इस चैप्टर को बताने से पहले इतना शब्द अगर जान लिए तो ये वास्तविक संख्या आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, वास्तविक संख्या यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स, यानी कि परिमेय और परिमेय संख्या को मिलाकर बनने वाली सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी आप लोग को परिमेय संख्या भी पढ़ा दिए और परिमेय संख्या भी पढ़ा दिए, तो आपको पता चल गया कि अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। तो आसान हो गया कि आराम से वास्तविक संख्या पढ़ सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या 2, 5, -2/3, 0, 7/2, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या हो गया। अभी तुरंत आपको बताएं अपरिमेय संख्या, √2, √10, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी को सब मिला देंगे, यानी इसी को जब मिला देंगे तो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या। क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या। यानी इस सब को मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। तो क्वेश्चन में आएगा कि इनमें से कौन सा वास्तविक संख्या है, तो आप लोग पहचान जाइएगा कि परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा कि इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है, तो सिर्फ परिमेय वाला टिक मारना है, परिमेय वाला टिक मारना है। और बोलेगा इनमें से कौन सा अपरिमेय है, तो परिमेय वाला टिक मारना है। समझा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट दिया वास्तविक संख्या के गुणधर्म। सभी का गुण धर्म देख रहे हैं तो इसका भी गुणधर्म देखते हैं। पहला गुणधर्म क्या दिया हुआ है, परिवर्तनीय गुणधर्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटिव प्रॉपर्टी। आप ये 8-7 में भी दिया हुआ है ये प्रॉपर्टी वास्तविक। सहचर गुणधर्म, अगला क्या है, वितरण गुणधर्म, सार्विक तत्व गुणधर्म, व्युत्क्रम तत्व गुणधर्म, शून्य गुणधर्म, क्रमिकता गुणधर्म। इस जितना भी गुणधर्म है एक का करके हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या दिया हुआ, परिवर्तनीय गुणधर्म। क्या दिया हुआ, परिवर्तनीय गुणधर्म। इसका परिभाषा भी हम दे दिए हैं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। इसका परिभाषा क्या दिया हुआ है, यदि किसी दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने या गुना करने के क्रम में बदल दिया जाए तो परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है। क्या है, दो वास्तविक संख्या, यानी दो वास्तविक संख्या हो सकता है। पहला वास्तविक संख्या है और क्या दिया हुआ है, ये दूसरा वास्तविक संख्या। ये दोनों वास्तविक संख्या को जोड़ दिए, a + b यानी 5 + 8। और दूसरा इसी को क्या करेंगे, हम पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे। b को पहले लिख देंगे, a को बाद में लिखेंगे, यानी b + a, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 8 + 5। तो क्या बोल रहा है कि जब दो वास्तविक संख्या को आपस में जोड़ देंगे और उसी को फिर पलट करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8 + 5 कितना होता है, 13 होता है। और 5 + 8 13 और 8 + 5 13, यानी कि दोनों का मान कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसी का क्या होता है, ये जोड़ के लिए है। और दूसरा क्या होता है, गुना के लिए। दोनों को गुना कर दो, a गुना b, और या तो b गुना a करो, क्या होगा, दोनों को सेम हो। इस उदाहरण में क्या दिया हुआ है, 5 + 7 और 7 + 5 करो, कितना आएगा, 12 आएगा। या 3 × 4 करो या तो 4 × 3 करो, ये क्या कहलाएगा, 12 कहलाएगा। यही क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या है, कम्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा परिवर्तनीय गुणधर्म है, ऑप्शन में दिल रहेगा 2 + 3, 2 + 3 ना, a + b = b + a, या a + b + c, a + b + c, या ba + c। इन तीन ऑप्शन दिल रहेगा। आपको क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे आप लोगों को। अगला दूसरा क्या दिया हुआ है, सहचन गुणधर्म। सहचन गुणधर्म ये क्या कहलाता है, तीन वास्तविक संख्या। क्या है, तीन वास्तविक संख्या। तीनों वास्तविक संख्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, या तो जोड़ देंगे तीनों वास्तविक संख्या को, और या तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे, या उसके समूह को बदल देंगे। क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे उसका जगह करके। जैसे एग्जाम्पल में a + b दो वास्तविक संख्या है और तीसरा वास्तविक संख्या है c है, यानी इसको पहले एक साथ जोड़ लेंगे, फिर तीसरा को अलग से जोड़ेंगे। या
ए को अलग से निकाल लेंगे, बी प्लस सी को एक साथ जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में 2 + 3 4, यानी 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 कितना होगा 5 होगा, और +4 कितना होगा 9। या तो ये दोनों को साथ में जोड़ लो या फिर बाद में इसको जोड़ो, या 2 को रहने तो इन दोनों को जोड़ लो 3 + 4 तो भी क्या होगा 9 ही आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सहचन गुणधर्म। ये जोड़ के लिए भी लागू होता है और गुना के लिए भी लागू होता है। जैसे 2 × 3 × 4 या 2 × 3 × 4 कितना ही आएगा 24 ही आएगा। इसको क्या बोलते हैं, सहचन गुणधर्म। तो इसी तरह ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा है सहचर गुणधर्म, ये ना दे देगा ऑप्शन, या तो क्या देगा परिवर्तनीय गुणधर्म दे देगा ऑप्शन। तो आपको याद करना है। तीसरा क्या दिया हुआ है, वितरण गुणधर्म। क्या दिया हुआ है, वितरण गुणधर्म। इसको परिभाषा क्या हुआ, किसी भी संख्या को, क्या दिया हुआ है, किसी भी संख्या को दो संख्याओं के जोड़ या घटाव से गुना करने पर वह संख्या में दोनों संख्याओं से अलग अलग गुना की जा सकती है और फिर परिणाम जोड़ा जा सकता है। यानी क्या कर रहा है कि पहले जो है वो संख्या को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे और इसके साथ गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे। पहले या तो हम जोड़ सकते हैं फिर गुना कर सकते हैं, करेक्ट, या हम पहले गुना कर लेंगे फिर बाद में जोड़ेंगे। a गुना b कर दिए, फिर क्या किए a गुना c कर दिए। इन दोनों को गुना करके जोड़ रहे हैं, या तो पहले क्या करेंगे जोड़ देंगे उसके बाद गुना करेंगे तो भी क्या होगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगला कॉन्सेप्ट यह है कि सार्विक तत्व गुणधर्म। क्या दिया हुआ है, सार्विक तत्व गुणधर्म, यानी कि इसका परिभाषा ऐसी संख्या जिसका उपयोग करने पर मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो भी मूल संख्या दिया रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या तो इसमें जोड़ देंगे। क्या है, अब जोड़ के लिए सार्विक तत्व क्या है, जो 0 है। यानी अगर पूछेगा कि जोड़ के लिए सार्विक तत्व का नियम क्या है तो उसके लिए क्या है, 0 है, और गुना के लिए सार्विक तत्व क्या है, 1 है। यानी किसी भी संख्या को 0 से जोड़ेंगे, किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ेंगे तो वो संख्या वही कहलाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। या किसी भी संख्या को 1 के साथ गुना कर देंगे, क्या करेंगे 1 के साथ गुना करेंगे, संख्या क्या आएगा, वही आएगा। यही क्या है, सार्विक तत्व गुणधर्म। क्या है, मूल संख्या में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे एग्जाम्पल में 7 के साथ 0 जोड़ दो, क्या आएगा, 7 ही आएगा। या 9 के साथ क्या करो, 1 गुना कर दो, क्या आएगा, 9 ही आएगा। यानी जो 9 था पहले वही आ गया, क्या है, वही आ गया, 9 ही आ गया। 7 जो था वही क्या आ गया, पहले आ गया। यही क्या है, सार्विक तत्व गुणधर्म, यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये अपना आइडेंटिटी क्या करता है, सेम ही रखता है। अगला क्या है, व्युत्क्रम तत्व गुणधर्म, यानी कि इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक व्युत्क्रम होता है जिससे उसे जोड़ने या गुना करने पर क्रमशः सार्विक तत्व 0 या 1 प्राप्त होता है। क्या है, 0 या 1 प्राप्त होता है। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है कि व्युत्क्रम, यानी जो दिया हुआ जो खुद दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, यानी उसका उल्टा कर करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। या गुना वाला क्या है, उसको ए है, ए का उल्टा क्या होगा, 1/a होगा, उसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यही क्या है, व्युत्क्रम तत्व गुणधर्म। जैसे 5 का उल्टा क्या होता है, -5, तो -5 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 4 का उल्टा क्या होता है, 1/4, तो 1/4 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। 4 कट जाएगा, अब 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा। यही क्या कहलाता है, ये व्युत्क्रम तत्व गुणधर्म कहलाता है। अगला क्या दिया हुआ है, शून्य गुणधर्म, यानी जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी इसका परिभाषा, यदि किसी भी संख्या को 0 से गुना कर दिया जाए तो परिणाम हमेशा 0 ही आता है। यानी कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करो वो हमेशा क्या ही आएगा, वो 0 ही आएगा। जैसे a को गुना करेंगे 0 के साथ, या तो 0 को गुना करेंगे 1 के साथ, वो 0 ही आएगा। जैसे 5 को गुना करेंगे 0 के साथ, या 0 को गुना करेंगे 5 के साथ, वो हमेशा क्या ही आएगा, वो 0 ही आएगा। या तो 10 को गुना करेंगे 0 के साथ, या 0 को गुना करेंगे 10 के साथ। यानी किसी भी संख्या को गुना करेंगे 0 के साथ, या 0 को गुना करेंगे किसी भी संख्या के साथ, वो हमेशा क्या ही आएगा, वो 0 ही आएगा। इसी को बोलते हैं शून्य गुणधर्म। आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यही गुणधर्म के अंदर आता है। अगला दिया हुआ है क्रमिकता गुणधर्म, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि यदि दो वास्तविक संख्या को जोड़े या गुना करें तो परिणाम भी एक वास्तविक संख्या ही होता है। यानी कि जब दो गो वास्तविक संख्या को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, दो वास्तविक संख्या, यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या ही आएगा, वो वास्तविक संख्या ही आएगा। जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है और 3 भी वास्तविक संख्या है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आया, 5 आया, और 5 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। जैसे गुना वाला क्या है, 2 गुना 3, 2 भी है वास्तविक संख्या, 3 भी वास्तविक संख्या, और जो गुना करने पर आया 6, ये भी क्या कहलाया, ये वास्तविक संख्या कहलाया।
यानी कि a प्लस बी को जोड़ेंगे तो बिलोंग्स कहाँ करेगा, ये कहाँ कहलाएगा, वास्तविक संख्या के अंदर करेगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, क्रमिकता का गुणधर्म। और गुना भी करेंगे तो क्या ही आएगा, वो यही आएगा, क्या बोलेगा, वास्तविक संख्या ही आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, क्रमिकता का गुणधर्म। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है काल्पनिक संख्या। एक काल्पनिक संख्या क्लास 11th में एक चैप्टर ही दिया हुआ है, पूरा डिटेल से दिया हुआ है। इसमें आप सिर्फ दे दिए कि एक संख्या भी होता है जो काल्पनिक संख्या होता है। इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्लास 11th में। क्या पढ़ेंगे, क्लास 11th में क्या है, क्लास 11th का एक चैप्टर है काल्पनिक संख्या है, जो वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अगला क्या है, प्रेमिका। क्या है, प्रेमिका यानी कि लेमा। यानी लेमा क्या होता है, लेमा क्या होता है, ये लेमा यानी कि जो थ्योरम को सिद्ध करने में मदद करता है। यानी जो भी थ्योरम दिया हुआ है, यानी थ्योरम का क्या करेगा, ये जितना भी थ्योरम दिया हुआ है, यही लेमा की विधि से हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। यानी थ्योरम को क्या करता है, सिद्ध करने में मदद करता है। जैसे क्या आता है, यूक्लिड का लेमा। क्या है, यूक्लिड का लेमा। अभी तुरंत जानेंगे कि यूक्लिड का लेमा क्या होता है। अगला क्या दिया हुआ है, प्रमेय। प्रमेय, प्रमेय क्या है, यानी थ्योरम। अभी थ्योरम जस्ट आ गया। ये थ्योरम क्या, वह नियम है जिसे हमें साबित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। यानी कि जो थ्योरम है उसको हमको साबित करके दिखाना पड़ेगा, तभी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो थ्योरम कहलाएगा। जैसे यूक्लिड का प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम्पल में। अगला क्या दिया हुआ है, यूक्लिड का भागफल प्रमेय। क्या दिया हुआ है, यूक्लिड का भागफल प्रमेय। ये कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, ये तीसरा, ये चौथा होगा, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट दिया हुआ है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हो तो ऐसे पूर्णांक क्या कहलाएगा, ऐसे पूर्णांक क्या कहलाएगा, ऐसे पूर्णांक क्यू क्या कहलाएगा, क्यू क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भागफल। आर क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। इसका अस्तित्व होता है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक जैसे इसी फॉर्म में रहेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ क्या दिया हुआ है, जो आर है, क्या है, आर क्या है, ये शेषफल है। क्या है, ये शेषफल। और जो शेषफल का मान होगा कहाँ होगा, ये 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इसका मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। इसका जब चिन्ह लगा क्या मतलब है कि बड़ा है, और जब इसका चिन्ह लगा इसका मतलब क्या होता है, ये बराबर। ये क्या दिखाता है, ये बराबर का दिखाता है सिंबल। ये आर है, यानी जो आर होगा, वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा या बी से छोटा होगा। क्या है, बी से छोटा होगा। क्या है, इसका मतलब जो चिन्ह होगा, यानी कि ये बड़ा दिखा रहा है, तो इधर बड़ा दिखा रहा है तो बी से छोटा होगा। क्या होगा, बी से छोटा होगा। जैसे क्या दिया हुआ है, ए को क्या बोल सकते हैं, भाग, और बी को क्या बोल सकते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या बोल सकते हैं, भाग बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। क्या बोल सकते हैं, भाग बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसे एग्जाम्पल में यदि दिया हुआ ए बराबर कितना दिया हुआ है, 20, और बी बराबर दिया हुआ है 3। कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 20 और बी बराबर दिया हुआ है 3। तो हमको बोल रहा है निकालने के लिए। क्या बोल रहा है, निकालने के लिए। किसे मान निकालने बोल रहा है, क्यू का बोल रहा है निकालने के लिए मान, और आर का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे फार्मूला। और ये फार्मूला याद कर लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये फार्मूला से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार बार क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो ए को क्या करेंगे, इसके सामने रखेंगे, तो ए की जगह पर क्या होगा, 20 होगा, और बी की जगह पर क्या होगा, 3 होगा। अब 3 से सोचना है, 3 से सोचना है कि क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। क्या करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, या यानी कि पूरी कट जाए, या तो इससे कम रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना है। तो क्या देखो, 3 से कटेगा 20, 3 का पहाड़ा में 20 आता है या टेबल में आता है, 3 का टेबल में 20 नहीं आता है, इससे कम ही आएगा। तो 3 × 6 कितना होगा, 18 होगा। तो 18 लगा, 3 दूनी 3 छके 18। तो 18 लगा तो कितना घटा, कितना बचा शेषफल, 2 बचा। ये जो शेषफल लगा क्या करना है, जोड़ के लिखना है। क्या करना है, जोड़ के लिखना है। तो 3 दूनी 6, 3 छके 18 प्लस 2 कितना आ गया, 20 आ गया, यानी इसके बराबर आ गया। तो इस फॉर्म में आ गया। तो बताओ क्यू बराबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और आर आ रहा है कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2। इस फॉर्म में जो लिखते हैं इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड का भागफल प्रमेय। यानी यूक्लिड का भागफल प्रमेय को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगला क्या है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम चरणबद्ध चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए निश्चित विधि बनाती है। यह है इसका परिभाषा। यानी कि कोई भी विशेष प्रकार की समस्या है, यानी कि विशेष प्रकार की समस्या, उसको सॉल्व करने के एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला क्या है, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग में दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। ये दो धनात्मक पूर्णांक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक के निकल क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे ए और बी दो क्या दिया हुआ है? धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। और जो ए यानी जो फर्स्ट संख्या दिया रहेगा वो क्या होगा? बी से बड़ा होगा। क्या होगा? बी से बड़ा होगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे एचसीएफ? इस विधि से निकालेंगे। अभी जस्ट बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि क्या बोलेंगे? भाग बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। और जो शेषफल वो क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा या बी से छोटा होगा। अगला क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समावर्तक निकालना। तो इसका विधि देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है? पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले बड़े संख्या को छोटी संख्या में विभाजित करना है। क्या करना है? यानी जो भी बड़ा संख्या रहेगा उसको छोटा संख्या से क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। जैसे यहाँ बोला है 455 और 42 का महत्तम समावर्तक निकालो। तो इसमें 455 और 42 में कौन बड़ा है? बड़ा है 455। तो इसको क्या करेंगे? इस साइड लिखेंगे। ये फॉर्मूला दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका करेंगे इधर लिखेंगे। अब जो छोटी संख्या है 42, इससे भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। और भाग लगाएंगे अगर एक बार में कट जाता है, यानी मतलब 42 अगर डायरेक्ट कट जाता है तो डायरेक्ट कट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटेगा नहीं। 10 बार में लगाएंगे कितना लग रहा है? 455। 400 कितना आ रहा है? 420 आ रहा है। 420 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 35। कितना आ रहा है? 35। तो क्या होगा? जब बड़े संख्या को छोटी संख्या में विभाजित करेंगे तो कुछ शेषफल आएगा। तो जो शेषफल होगा क्या करेंगे? प्लस में लिख देंगे। आ गया 35 शेषफल में। अब भाजक को शेषफल से विभाजित करेंगे, यानी कि अब क्या आएगा? पूरा पूरी तो कटा नहीं, तो जब पूरा पूरी नहीं कटा तो अब क्या करेंगे? भाजक, यानी कि क्या करें? ए भाग बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी जो बी क्या है? बी क्या है? भाजक। क्यू क्या है? भागफल। आर क्या है? शेषफल। ए क्या है? भाग, है ना? तो ये भाजक है, तो भाजक को क्या करेंगे? शेषफल से भाग देंगे। तो ये 42 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, बड़ा संख्या की जगह पर। और जो शेषफल है वो शेषफल कहाँ जाएगा? ये छोटी संख्या की जगह पर आ जाएगा। अब शेषफल से भाग देंगे भागफल में, सॉरी अब देंगे शेषफल को भाग देंगे किसमें? भाजक में भाग देंगे। अब 35 से भाग देंगे 42 में, कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। तो 35 से कम 35, अब शेषफल कितना आएगा? 35 से कम 35, 42 में से 35 घटा कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो शेषफल कितना आ गया? 7 आ गया। तो अब चलो यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे। क्या करेंगे? यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक शून्य नहीं आ जाए, यानी कि भाजक को, यानी कि वो शेषफल 0 नहीं आ जाए, यही बोल रहा है। देखो अब क्या करेंगे? अब 35 को क्या करेंगे? यहाँ ले आएंगे। क्या करेंगे? बड़ा की जगह पर लाएंगे। और जो क्या है? जो शेषफल है, शेषफल कहाँ लाएंगे? छोटी की जगह पर लाएंगे। अब छोटी को भाग देना है बड़ी से, तो 7 पचे कितना होगा? 35। 7 पचे 35। जब 35 से पूरा पूरी कट गया तो 0 क्या गया? शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। क्या गया? 0। क्या है? 0। यही लास्ट में क्या बोल रहा है? उस समय का भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। किस समय का? जब शेषफल 0 आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा उसी समय का जो भाजक होगा, क्या होगा? उसी समय का जो भाजक होगा वही क्या कराएगा? वो कराएगा एचसीएफ कराएगा। क्या कराएगा? एचसीएफ। यानी कि ये क्या गया? ये 0 आ गया, भाग दिए तो अब यही भाजक है। यही भाजक क्या कहलाएगा? यही भाजक क्या कहलाएगा? यही भाजक क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा? 7। कितना होगा? 7। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समावर्तक निकालने का फॉर्मूला है। यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। बड़ा संख्या रहेगा उसको छोटी संख्या से भाग दे देना है, और तब तक भाग देते रहना है जब तक क्या आ जाए? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, यानी कि भाजक को शेषफल से भाग देते रहना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 को 867 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हम लोग क्या सीखे हैं? फार्मूला दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या दिया हुआ है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को क्या मानते हैं? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना रखेंगे? 867। अब बी के जगह पर क्या रखेंगे? छोटी संख्या 255। अब 255 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? 255 को 867 से भाग देंगे। तो कितना बार में लगेगा? 255 को 867 में 255 गुना करो। 255 गुना 3 या 4 करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा।
3 बार में लगेगा। कितना लगेगा? 3 बार। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। ये कितना आ रहा है? 3 बार में लग रहा है 700 कितना लग रहा है? 255। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 7 3 दूनी 6, 7, 765। कितना घटेगा यहाँ पर? 765। किसमें घटेगा? 867 में। कितना होगा? 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1। कितना आ रहा है? 102 आ रहा है। यानी शेषफल कितना आ रहा है? 102। अब क्या करना है? अब भाजक को देना है। ये भाजक हो गया 255 है। अब भाजक को यहाँ लेकर आना है। 255 यहाँ आ गया, और जो शेषफल है यहाँ लेकर आएंगे 102। अब 102 से भाग देंगे 255 में, तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। तो 2 बार में लगेगा कितना होगा? 202 होगा। तो 204 होगा। तो 204 में से घटाएंगे 255, कितना बचेगा? 255 में से घटाएंगे 204, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ कितना बचेगा? 5 एकम 5, कितना बचेगा? 51। तो शेषफल कितना बचेगा? 51। अब क्या करेंगे? अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, 51 शेषफल बच रहा है। तो 101 को क्या करेंगे? यहाँ ले आएंगे, और 51 को क्या करेंगे? यहाँ ले आएंगे। अब 51 से भाग देंगे 101 में। तो 51 से 101 में भाग देंगे, कितना होगा? पता 2 बार में कट रहा है। 51 दूनी 102, अब प्लस शेषफल कितना जाएगा? 0। यानी कि अब देखो शेषफल कितना आ गया? शेषफल कितना आया? 0 आया। यानी कि जब तक भाग देते रहना, जब तक शेषफल क्या आ जाए? 0 नहीं। और जैसे ही 0 आएगा शेषफल, जो भाजक है, यानी कि जो भाजक है वही क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। यानी इसका जो एचसीएफ है वो कितना होगा? 51 होगा। क्या होगा? एचसीएफ 51 होगा। आप लोग समझ गए होंगे। यानी जो भी क्वेश्चन किताब में दिया लगा उसको हम आराम से बना सकते हैं। आगे इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि अंकगणित का आधारभूत परिमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो भी भाज्य संख्या है, क्या है? जो भी भाज्य संख्या है उसको किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। किस रूप में? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जो गुणनखंड आता है वो क्या आता है? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक मतलब क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय, यानी उसके जैसा कोई नहीं है। जैसे ये 60 क्या है? 60 एक भाज्य संख्या है। अब जो भाज्य संख्या है इसका गुणनखंड क्या होगा? 60 का गुणनखंड क्या होगा? तो 60 का गुणनखंड निकालना है। जैसे सीखो, कितना होगा? 30 लगेगा। 2 से भाग देंगे कितना होगा? 15 होगा। 3 से भाग देंगे कितना होगा? 5 होगा। 5 से भाग देंगे कितना होगा? 1 होगा। ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 क्या है? 2 गुना 2 3 गुना 5, ये है 2 गुना 2 3 गुना 5। इसी क्या है? 2 गुना 2 लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ, तो 2 के बराबर 2 हो गया। 3 1 के बराबर 3 है, 5 के बराबर 1। यही क्या कहलाया है? ये अद्वितीय होता है। क्या है? अद्वितीय, यूनिक। अगला क्या देगा? एलसीएम। एलसीएम निकालने सीख गए। अगला क्या है? एलसीएम। एलसीएम क्या है? लघुत्तम समावर्त है। क्या है? लघुत्तम समावर्त है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्त। इसका परिभाषा क्या देवा है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा क्या है? सबसे जो छोटा समान गुणज होगा, क्या होगा? समान गुणज। एग्जाम्पल ले लिए 6 और 8 का बोल रहा है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो 6 का गुणज निकालेंगे। क्या करेंगे? 6 का गुणज, यानी 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3, 6 गुना 4। तो 6 गुना 1 क्या होगा? 6 होगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 24, 6 5 30। और 8 का गुणज क्या होगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब देखो इन दोनों में इन दोनों का गुणज आ गया, करेक्ट। अब देखो इन दोनों गुणज में क्या है? देखो सबसे छोटा गुणज क्या कहलाता है? देखो सबसे छोटा गुणज क्या है? देखो 6 8 नहीं मिल रहा है, 12 16 18 24, लेकिन 24 है ना? 24, यानी 24 क्या है? दोनों में मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए, और सबसे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा ये दोनों मिल रहा है 24, यही क्या कहलाएगा? कॉमन मल्टीपल्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल्स। यही क्या कहलाएगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 24। अगला क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए। ये तो हम सीख गए थे उस विधि से, कॉमन गुणज की विधि से निकाल सकते हैं। दूसरा नियम से भी निकाल सकते हैं एलसीएम। दूसरा नियम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी एलसीएम को क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में कर सकते हैं। जैसे एलसीएम बोला निकालने किसका 12 और 18 का बोला निकालने के लिए, तो 12 का निकालना है। क्या करना है? 12 का निकालना है। तो 12 का पहले एलसीएम, पहले क्या करेंगे?
अभाज्य गुणनखंड, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आता होगा तो 12 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह निकालेंगे। 2 से भाग देंगे कितना होगा 6 होगा, 2 से भाग देंगे कितना होगा 3 होगा, और 3 से भाग देंगे कितना होगा 1 होगा। यही क्या है 2 गुना 2 गुना 3 कितना दिया हुआ है 2 गुना 2 गुना 3। इसी को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। क्या है 2 के बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए जो 2 है ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसलिए 2 के पावर 2 लिखे, और 3 1 बार लिखा हुआ है, इसलिए 3 के पावर कितना दिए हैं 1 दिए हैं। यही लिख दिए यहाँ पर, यहाँ लिख दिए हैं। अब 18 का निकालेंगे तो 18 का एलसीएम, 18 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकाला जाता है 2 से 9 कितना होगा 3 आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 कितना आ रहा है 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 लिखा हुआ है 1 बार और 3 लिखा हुआ है 2 बार, तो इस तरह हम लिख देंगे 2 लिखा हुआ है 1 बार और 3 लिखा है 2 बार। अब बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, तो इसमें कैसे हम निकालेंगे सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे, क्या लेंगे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो बताओ 12 का गुणनखंड में और 18 का गुणनखंड में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सभी का पावर लेना है, यानी क्या करना है सभी का पावर लेना है। यानी 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है तो 2 के पावर में 2 के पावर 2 दिया हुआ है हाईएस्ट पावर, क्या कि इसमें बार दिया हुआ है 2 के पावर 1, इसीलिए 2 के पावर 2 ले लिए। क्या क्या बोल रहा है हाईएस्ट पावर लिया जाता है। और 3 में हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 1 कहाँ नहीं लिए क्योंकि वो क्या दिया हुआ है कम दिया हुआ है, 3 के पावर 1 दिया हुआ है। और यहाँ क्या बोल रहा है हाईएस्ट पावर लेते हैं, जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो उसका क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, इसीलिए 3 के पावर 2 लिए, और 2 के पावर 2 इसीलिए क्योंकि बोल रहा है हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, 2 के पावर 2 दिया हुआ है तो 2 के पावर 2 दिए। आप गुना कर देंगे तो बताओ क्या दिया हुआ है 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, यानी 2 लिखा हुआ 2 बार लिखा हुआ है और 3 भी लिखा हुआ है 2 बार। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना होगा 4 तिया 12 तिया 36, इसी को गुना करेंगे कितना आएगा 36। ये एलसीएम क्या आएगा 36, यानी 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा 36। इसको आप चाहेंगे आप प्रैक्टिस के लिए तो आपको क्या कर सकते हैं इस विधि से निकाल सकते हैं। इस विधि से जो विधि सिखाए ना आप 12 का और 18 का क्या करिएगा गुना निकालिएगा, जो सबसे छोटा जो गुना होगा समान उसको वही क्या होगा एलसीएम होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है फार्मूला से। आप चाहते हैं कि हम एलसीएम निकालें तो हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या दिया हुआ है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या है एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों संख्या का गुणनफल। इसमें क्या दिया हुआ था जैसे 12 और 18 का बोला था एलसीएम निकालने, क्या बोल रहा था एलसीएम निकालने के लिए, ये बोल रहा था एलसीएम निकालने के लिए। तो बताओ 12, हाँ ये फार्मूला का उपयोग हम तभी करेंगे जब दो संख्या दिल रहेगा और तीसरा या तो एचसीएफ दिल रहेगा या तो एलसीएम दिल रहेगा, यानी इसमें 3 चीज दिल रहेगा। क्या दिल रहेगा 3 चीज। देखो इस फार्मूला को इस तरह हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर क्या होता है एचसीएफ होता है एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी पहली संख्या दो संख्या गुणनफल देगा, यानी पहली संख्या गुना क्या आएगा दूसरी संख्या। यानी इस फार्मूला का यूज हम कब करेंगे जब 3 गो संख्या दिल रहेगा, या तो एचसीएफ दिल रहेगा, पहली संख्या दिल रहेगा, दूसरी संख्या दिल रहेगा। एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं एलसीएम, या एलसीएम दिल रहेगा, पहली संख्या दिल रहेगा, दूसरी संख्या दिल रहेगा, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं एचसीएफ निकाल सकते हैं। यानी कि इस फार्मूला का यूज हम तभी करेंगे जब 3 चीज दिल रहेगा, यानी 4 चीज में से 3 चीज दिल रहेगा तब चौथा चीज हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे 4 चीज निकाल लेंगे, या तो एचसीएफ दिल रहेगा, एलसीएम दिल रहेगा और पहली संख्या दिल रहेगा, बोलेगा दूसरी संख्या निकालने के लिए तो आराम से निकाल लेंगे, या एचसीएफ दिल रहेगा, एलसीएम दिल रहेगा और दूसरी संख्या दिल रहेगा, बोलेगा पहली संख्या निकालने के लिए, तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। अभी इस फार्मूला से रिलेटेड हम क्वेश्चन जरूर करेंगे, आगे करेंगे। अगला क्या दिया हुआ है एचसीएफ। क्या है एचसीएफ, यानी जो महत्तम समावर्तक है, महत्तम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लगा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणनखंड एचसीएफ होता है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या सकते हैं एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो हम सीख रहे हैं एचसीएफ निकालने के लिए। अब 12 और 18 अभी तुरंत सिखाए थे 12 और 18, तो बताओ 12 का गुणनखंड क्या होगा, 12 किसका गुणनखंड है 1 का है, 2 का है, यानी कि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है 12, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी 12 से, यानी इतना संख्या से कट रहा है। और 18 किससे कट रहा है 1 से कट रहा है, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, यानी कि 18 इस सब संख्या से कट रहा है और 12 इस सब संख्या से कट रहा है। अब बोल क्या रहा है
कि इस विधि से हम कम निकालेंगे, यानी कि महत्तम समावर्तक क्या निकालेंगे, सबसे बड़ा समान। लेकिन क्या देखना है, सबसे बड़ा खोजना है और समान खोजना है। तो बताओ 1 1 तो समान है, 2 2 भी समान है, 3 3 भी समान है, और 4 1 2 3 6 6 1 2 3 और 6। बताओ ये सब समसे में सबको लिख लिए। इसमें से भी क्या खोल रहा है, बोल रहा है सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है और 6 भी दोनों में है। लेकिन 1 2 3 6 ये 6 में से, चारों में से आंसर कौन सा होगा, 6 होगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा समान होना चाहिए। सबसे बड़ा समान क्या है, 6 है, यानी से 6 क्या है, सबसे बड़ा है। 1 से बड़ा भी है, 2 से बड़ा भी है, 3 से बड़ा भी है, 6 बड़ा है, तो 6 क्या आ जाएगा, ये HCF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए। अब पहले वो विधि सीखेंगे गुणनखंड विधि से, अब क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 24 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 24 का गुणनखंड कैसे निकालने सिखाए थे, अभी तुरंत सिखाए थे आप लोग को निकालने के लिए। 2 से भाग देंगे कितना होगा, 12 होगा। 2 से भाग देंगे कितना होगा, 6 होगा। 2 से भाग देंगे कितना होगा, 3 होगा। और 3 से भाग देंगे कितना होगा, 1 होगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 देखो 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 के बराबर 3 देंगे, और 3 लिखा हुआ है एक बार। कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है एक बार। उसी तरह 36 का निकालेंगे, तो 36 का ऐसे निकालेंगे। 36 का क्या होगा, 2 से भाग देंगे 18, 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3 और 3 से भाग देंगे 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/2 3 गुना 3, यानी कि 2 के बराबर 2 3 के बराबर 2, 2 के बराबर 2 और 3 के बराबर 2। ये हो गया, गुणनखंड हो गया। अब बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे क्या करेंगे, कॉमन लोवेस्ट फैक्टर लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लोवेस्ट फैक्टर, यानी कि दोनों का कॉमन होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, और सबसे कम फैक्टर लेंगे। क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर लेंगे, यानी कि सबसे लो पावर, यानी कि 2 के बराबर 2 है, इसमें 2 के बराबर 2 है, 2 के बराबर 3 है। तो देखो जो 2 पावर दिया हुआ है ये छोटा है, अब जो 3 पावर दिया हुआ है वो बड़ा दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है लेने के लिए कौन सा, छोटा लेने बोल रहा है। तो 2 जो मिल रहा है दोनों में, तो सबसे छोटा पावर लेंगे। तो 2 के बराबर 2 छोटा है, तो 2 के बराबर 2 ले लेंगे, है ना। एलसीएम में क्या होता है, बड़का लेते हैं, तो 2 के बराबर 3 लेते हैं, लेकिन तो हम निकाल रहे हैं HCF। अब 3 कर लेंगे कॉमन, तो 3 का कॉमन कौन लेंगे, 3 के बराबर 2 नहीं लेंगे, क्योंकि ये बड़ा है। हमको बोल रहा है छोटा लेंगे, लोवेस्ट पावर लेने के लिए बोल रहा है, तो 3 के बराबर 1 लेंगे, तो 3 के बराबर 1 लेंगे। इसको क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि जो HCF आ गया कितना आ गया, ये 12 आ गया। इसी ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF, और हम सिखा देंगे गुणनखंड विधि से भी और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। अगला क्या है, यूक्लिड विधि से HCF निकालने के लिए। यूक्लिड विधि से, यूक्लिड विधि अगर दिया रहेगा HCF बराबर दिया रहेगा 24 और 36 का HCF निकालने के लिए, तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जिन्होंने बताए थे A बराबर बताए थे BQ + R, बताए थे ये फार्मूला, ये फार्मूला से अभी निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है, तो जो बड़ा रहेगा इधर लिखेंगे, जो छोटा रहेगा इधर रहेगा। इसको गुना कर क्या करेंगे, 24 को भाग देंगे 36 से, तो 36 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, तो कितना होगा, 36 से घटाएंगे 24 में कितना आएगा, 12 आएगा। 24 को इधर लिखेंगे और 12 को यहाँ लिखेंगे, 12 से भाग देंगे कितना होगा, 12 दूनी 24, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। और जो 12 आएगा ये क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। HCF बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। यही क्या है, भाजक है ना। तो इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। और ये जो फार्मूला बताए थे HCF × LCM दोनों बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, उस विधि से भी आप निकाल सकते हैं, यानी इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। इसमें से यही होना चाहिए, 3 चीज़ दिया हुआ होना चाहिए। अगला क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइज मेथड से क्या निकाल सकते हैं, LCM से। वही जो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ये दिया हुआ परिभाषा दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि का। किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए, यानी कि जब भी 2 धनात्मक पूर्णांक दिल रहेगा उसका हम क्या निकाल सकते हैं, HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें 3 चीज़ दिया हुआ होना जरूरी है, या तो HCF दे दे और LCM दे दे, है ना, या 2 संख्या में से कोई एक संख्या दे दे। यानी कि 3 फार्मूला इससे बनता है। क्या बनता है, 3 फार्मूला। अगर HCF निकालना रहेगा तो 2 संख्या का गुणनफल बटे LCM से भाग दे देंगे। अगर LCM निकालना रहेगा तो 2 संख्या का गुणनफल से HCF से भाग दे देंगे, है ना। अगर 2 संख्या दे रहेगा तो HCF गुना LCM कर देंगे, तो आराम से निकल जाएगा। अगला क्या है, क्वेश्चन वो दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन अभी जो जस्ट फार्मूला पढ़ा है इस पर क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन की 2 संख्याओं का HCF दिया हुआ 4 और LCM दिया हुआ 180। तो यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्या लिखेंगे, फार्मूला। क्या था फार्मूला, LCM
एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बताओ एलसीएम कितना दिया हुआ है 180, कितना दिया हुआ है 180, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4 बराबर पहली संख्या कितना दिया हुआ है, यानी एक संख्या, जो एक संख्या उसको मान लेंगे पहली संख्या दिया हुआ है 20, और क्या बोल रहा है दूसरी संख्या निकालने बोल रहा है, तो दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना 4 पंचे 20 कट जाएगा, अब 5 से भागा देंगे, कितना 5 से भागा देंगे 180 में, कितना कटेगा, देते इधर भाग 180 भागा 5 बराबर x, ये क्या है, ये 5 है। 5 से भागा कितना, 5 तिया 15, यहाँ कितना बचेगा 3, 5 छोके 30, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 36। ये जो 36 है यही क्या है, ये दूसरी संख्या है, क्या है ये दूसरी संख्या है। ये दूसरी संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो दूसरी संख्या क्या होगा 36 हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6, एचसीएफ दिया हुआ है 6 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 180। तो यदि एक संख्या 30 है, यानी कितना दिया हुआ है, एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे और बनाने का कोशिश करिएगा, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फार्मूला लगाइए और बनाने का कोशिश कीजिए। यानी 3 चीज़ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। अभी जो जस्ट बताया सेम टू सेम बनाना है, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्या दिया हुआ, अनावर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। क्या है अनावर्ती का मतलब क्या होता है, अनावर्ती का मतलब होता है कि जो संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, क्या संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, जैसे 2 5 तो अलग अलग है, 2 3 अलग अलग है, 1 2 5 ये सब क्या कर रहा है, अलग अलग संख्या है, रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि जो भी संख्या उसको बदलना है। तो बताओ 0.25, तो 0.25 दिया हुआ है 0.25, तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखना है कितना संख्या के बाद पॉइंट दिया हुआ है, 2 संख्या के बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो जितना संख्या का पॉइंट उसको उड़ाएंगे और जितना संख्या का पॉइंट दिया हुआ है उतना जीरो डालेंगे, 1 2 के बाद दिया हुआ पॉइंट तो 2 डालेंगे, अब कितना कटेगा 2500 के 100, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। 1.233 1.2 कितना अंक के बाद दिया हुआ पॉइंट, 2 अंक के बाद दिया हुआ पॉइंट, तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे कितना आएगा 100 आएगा, तो ये क्या कहलाएगा वो 123/100, क्या कि कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा परिमेय संख्या। अगला क्या देगा 0.125 कितना अंक के बाद दिया हुआ पॉइंट, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ, तो 3 अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो कितना हुआ 3 जीरो आएगा, तो कितना हुआ 125/1000 होगा 1000। अब कितना से काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना आएगा 25 आएगा, इसको 5 से काटेंगे कितना आएगा 5 दूनी 10, कितना होगा 200 में कटेगा, फिर से करेंगे 5 से कितना आएगा 25 और इसको 5 से काटेंगे 5 छः 20 या 4 आ गया, 5 8 40, तो कितना आ गया काट करके 1/8 आ गया, यानी कि जो 0.25 को बदले परिमेय संख्या में कितना आया 1/4 और 1.23 को परिमेय संख्या में बदलें तो क्या आया 127/100 आया, और 0.125 को परिमेय संख्या में बदलें तो क्या आया 1/8 आ गया। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0.2135 को परिमेय संख्या में बदलें तो आप बदल सकते हैं। ये वीडियो अब यहीं तक रहेगा, अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो सारा बनाने का प्रयास करेंगे, जितना भी क्वेश्चन उससे बन सकता है, और जितना भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसका सारा क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे, यानी कि अगला वीडियो में लेकर आएंगे। जय हिंद।